चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब बताओ। जो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ, पहले इसमें जितने शब्द लिखे हुए उनका पहले मतलब क्लियर करो। इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है? चार्ज मतलब होता है विद्युत, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी वगैरह, लेकिन विदाउट चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक वर्ड है तो इसका मतलब ये है, अगर कहीं भी आपको शब्द विद्युत वर्ड या इलेक्ट्रिक वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, आवेश उपस्थित है। अब करंट का मतलब बताओ। जरूरी नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि बोलते हैं, किसी भी चीज का फ्लो हो वो करंट में ही आ जाता है, ठीक है ना। समझ गए? तो करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है, हिंदी में तो वैसे धारा बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज का फ्लो हो रहा हो, यानी बहाव, ठीक है ना। तब इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि किस चीज का फ्लो, अगर बात करेंगे तो चार्ज का, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका मतलब, ठीक है। लेकिन परिभाषा ये नहीं दी जाती, केवल अभी हेडिंग का मतलब क्लियर हुआ है, ठीक है। कि जो चार्ज होता है तो चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगर चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इससे रिलेटेड जो स्टडी वगैरह की जाती है जिस ब्रांच में, या इससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज जब किस में हो? रेस्ट में हो, यानी कि आवेश क्या हो? स्थिर हो। तो इससे रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना यानी जितने भी घटनाएं होते हैं उसको अपन लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। स्थिर वैद्युत, जितने अभी चैप्टर आप पढ़े हो ना, सबसे पहला वाला जैसे चार्ज के बारे में पढ़े थे, फिर उसके बाद पोटेंशियल के बारे में पढ़े हो, फिर उसके बाद कैपेसिटर के बारे में, वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही अंदर आते हैं। उसमें चार्ज को रेस्ट में करके और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना होती हैं उसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और जब चार्ज क्या हो? मोशन में हो। जब चार्ज क्या हो? ये ब्रांच है फिजिक्स की, क्या है ये? ब्रांच है, ठीक है ना। ऐसे ही जब चार्ज यानी कि आवेश जब क्या हो? मोशन में हो, यानी गति में हो। तो जब इससे रिलेटेड कोई भी घटनाएं या इससे संबंधित कोई भी फिनोमिना अपन जो पढ़ते हैं तो उसको किस ब्रांच में रखा जाता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब कि ये है कि डायनेमिक वर्ड, तो ये कोई भी चीज़ मोशन में हो तो उसके लिए डायनेमिक वर्ड यूज करते हैं, बट अब जब इलेक्ट्रिक शब्द से चार्ज का जब मोशन होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट वर्ड अब यूज करता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये ब्रांच दोनों का, ठीक है। ये तो पहले भी कर चुके थे। चलो तो पहले इसको निपटाओ अपनी अपनी भाषा में। चलो ये तो क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। करंट यानी क्या है? आपका फ्लो या धारा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक वर्ड है तो वहाँ पे चार्ज से रिलेटेड बात हो रही है, तो जब चार्ज क्या हो? फ्लो में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रियल डेफिनेशन नहीं है, ये केवल समझने वाला है। अब इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ये बन जाता है कि अगर चार्ज रेस्ट में हो तो उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना का स्टडी किया जाता है, जितनी भी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो किस ब्रांच के अंदर किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर वैद्युत। स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, है ना। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। इलेक्ट्रो वर्ड है तो ये चार्ज से रिलेटेड है, तो चार्ज जब रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज जब मोशन में हो तो इलेक्ट्रो डायनेमिक, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, चार्ज अगर कहीं चार्ज है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अंदर, मतलब उसके चारों ओर आएगा ही आएगा, है ना। तो अगर रेस्ट में है चार्ज तो उसके अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज मोशन में आ गया तो फिर इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिल जाएगा। जब चार्ज क्या होता है? मोशन में होता है, तो अपने अराउंड क्या कर देता है? वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर लेता है? बना लेता है। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, फिर वो चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में। चार्ज का होना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज का होना जरूरी है। तो चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही, विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर चार्ज के मोशन में है तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, मतलब कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। ये आगे मतलब पूरा चैप्टर ही है, लेकिन अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट को इसको ध्यान रखे रहना।
कि जब रेस्ट में हो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जब मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके अराउंड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार हो जाता है। ठीक है ना। चलो, अब जैसे अपन ने पढ़ लिया कि चार्ज का जो फ्लो या मोशन जो होता है, इसी की वजह से क्या होता है, मोशन यानी गति की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट। ठीक है ना। ये तो चार्ज के टाइप्स बताओ थोड़ा सा, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है ना। तो जैसे चार्ज की अगर अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो चार्ज होता है तो पॉजिटिव और निगेटिव से है। हाँ, आवाज़ नहीं, और जल्दी बैठ जाओ। ठीक है। तो देखो, जब निगेटिव चार्ज की हम बात करें तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। जैसे मान लो हमने लिया चार्ज दो तरीके से फ्लो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, एक होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, और दूसरा होता है आयन का फ्लो। ठीक है ना। इसका आयन, तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात की जाती है, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो ये कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट और आयन के फ्लो के कारण भी इलेक्ट्रिक करंट, दोनों में मिलता है अपने को, विद्युत धारा दोनों में मिलती है, क्योंकि दोनों चार्ज हैं। फ्लो हो रहा है, वहाँ कहाँ पहुँच गया स्टैटिक में, मतलब ये बोल रहा हूँ, देखो चार्ज चार्ज की बात हो रही है ना, किसके फ्लो की बात हो रही है, चार्ज की। तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी आता है और चार्ज में आयन भी आते हैं। आयन पता है ना, आयन जो होता है वो एटम के ऊपर होता है। जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे या किसी को दे देता है या ले लेता है, तो देने पर इलेक्ट्रॉन देने पर उस पर पॉजिटिव का चार्ज आता है, उसको पॉजिटिव आयन यानी धन आयन बोलते हैं। और जब उस पर किसी से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है एटम, तो फिर वो निगेटिव आयन बन जाता है। तो आयन पूरा एटम है और इलेक्ट्रॉन एक अलग पार्टिकल है। समझ में आए। तो आयन कितना भी बन सकता है, +1 +2 +3 कितने का भी बन सकता है। समझ गए। तो इसमें दो आयन है आपके, एक पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन है। तो बात ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना और आयन के फ्लो होना के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट अपने को यानी विद्युत धारा मिलती है, वो कहाँ मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको किस में मिलेगा, सॉलिड जो होते हैं, ठोस, और वो कंडक्टर होना चाहिए, जैसे मेटल वेटल हो गया यानी धातु जो हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेटल हो गया यानी कि जो धातुएं होती हैं, मेटल धातु, या फिर ये बोल सकते हो कि सॉलिड कंडक्टर हो, क्या हो, यानी कि ठोस चालक होना चाहिए वो। तो सॉलिड कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलता है वो किस यानी विद्युत धारा जो मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, अच्छे से समझे रहना। ठीक है ना। जो ठोस चालक होते हैं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जो भी चीज़ें हैं, आयरन वगैरह, ये सिल्वर उल्वर हो गया, जितने भी चीज़ें मेटल हैं, उन सब में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है ना। और आयन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट अगर देखा जाए तो लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलता है। काय में, लिक्विड और गैस में। क्लियर। ठीक है ना। द्रव में या फिर गैस में हो, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है ना। सॉलिड एक्चुअली में होता क्या है, देखो जो मेटल होते हैं, तो मेटल के जो एटम होते हैं, हालांकि देखो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है तो वो एटम को छोड़ के बाहर आते हैं, फिर उसके बाद फ्लो होता है। तो उसके जो मेटल के जो एटम है, जब उससे यानी धातु के जो परमाणु है, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो वो जो प्लस आयन बना है एटम, वो मूव नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, तो पार्टिकल नहीं मूव कर पाएंगे। क्योंकि अगर जैसे मान लो ये है, अब इसके अगर मैं पार्टिकल को मूव कराने लग जाऊँ तो ये क्या यहाँ पे रहेगा फिर मारकर, इसके जब सारे पार्टिकल को तुम क्या करने लग जाओगे, मूव कराने लगोगे। तो समझ में आ रहा है कुछ, इसके पार्टिकल मतलब कि पूरे इसके एटम को मूव कराना मतलब तुम इसी को मूव करा रहे हो। ठीक है ना। अब सॉलिड है तो सॉलिड का जो एटम होता है यानी परमाणु जो होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने बाह्यतम कक्षा को एक्सटर्नल ऑर्बिट को छोड़ के सरफेस में आ जाता है। फिर वो सरफेस में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ना कि पूरा एटम मूव कर पाता है। तो समझ में आया कि सॉलिड मेटल या जो होते हैं सॉलिड कंडक्टर यानी जो ठोस चालक पदार्थ होते हैं, उसमें करंट जो होता है उस केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों फ्लो होता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो बना है एटम का, तो एटम मूव नहीं कर सकता, वो बहुत ही स्ट्रांगली से क्या है, सारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो मूव नहीं कर पाएंगे। अगर वही मूव कर जाएंगे तो पूरा मैटर ही मूव कर जाएगा। लेकिन जब अपन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पूरा पार्टिकल है मूव कर जाता है। लिक्विड और गैस की अगर बात करूं तो जिस भी मैटर का आप लिक्विड या गैस ले रखे हो, ठीक है ना, जिस भी पदार्थ का आप द्रव या गैस अवस्था में ले रखे हो, तो उसके पूरे के पूरे क्या होते हैं, पार्टिकल ही मूव कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब पूरे एटम ही मूव करते हैं। तो एटम में जो चार्ज बन जाता है तो वो आयन बन जाता है। फिर एटम जब इलेक्ट्रॉन ले या दे के क्या बन जाता है,
आयन, तो फिर वो पूरा आयन ही क्या करता है, मूव करता है, वहाँ अलग से फिर इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना, तो चलो निपटाओ इसकी कहानी। चलो ये तो क्लियर हो गया ना कि कौन से किस प्रकार के मैटर में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है ना, तो उसको करंट कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। धारावाहक, जो पार्टिकल जिस पार्टिकल की वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, करंट कैरियर, धारावाहक, ठीक है ना। तो पूछ लेगा कि जैसे मेटल होता है तो मेटल का करंट कैरियर कौन है, मतलब धारा को प्रवाहित करने वाला वहाँ पे कौन ऐसा है जो धारा को प्रवाहित कर रहा है, तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन। करंट, करंट कैरियर, कैरियर, करंट कैरियर, ठीक है। तो स्पेलिंग लिखोगे, हम समझाना तो है यहीं से नहीं लिखत रहे। चलो हो गया, चलो इधर देखो, करंट कैरियर तो आपका मेटल में क्लियर हो गया कि मेटल का करंट कैरियर कौन है, मेटल या सॉलिड कंडक्टर बोल दो, है ना। अरे सती का काली कर जाता, तो सॉलिड कंडक्टर यानी जो धातु के चालक, अरे ठोस चालक, तो इनमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है ना। लिक्विड और गैस में कौन कौन होते हैं, लिक्विड या गैस की अगर बात करें, यानी कि द्रव और गैस की बात करें, तो इसमें कौन होता है, आयन, ठीक है ना। तो आयन में आपके दोनों मिल जाएंगे, पॉजिटिव आयन भी मिल जाएगा और निगेटिव आयन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, सेमी कंडक्टर जानते हो, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, ना पूरी तरीके से चालक होता है और ना पूरी तरीके से इंसुलेटर होता है। चालक और इंसुलेटर मतलब कि चालक और कुचालक पूरी तरीके से नहीं होता, बीच में होता है, ना गुड कंडक्टर होता है ना ही पूरी तरीके से बैड कंडक्टर, बीच में रहता है। तो इसमें जो होता है, इसमें भी दोनों की वजह से ही होता है, ठीक है ना। बस ये है कि जो माइनस वाला होता है इसके लिए इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन होता है इसका, और जो प्लस वाला होता है तो इसमें होल बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल, हाँ वो जब इसका पढ़ाएंगे जब, वीवर बोलते हैं इसको। मतलब ये इसमें ऐसा थोड़ा सा समझ लो, जैसे जो सेमी कंडक्टर होते हैं ना, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोवैलेंट, ठीक है ना, सहसंयोजी बंध बनाते, सहसंयोजी बंध। तो वो क्या होता है, जो उनके कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, या यही एटम ले लो, और इसके बीच में मान लो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, ये मान लो दो बॉन्ड बना के रखें ये। अब किसी वजह से इनका इलेक्ट्रॉन जो होता है, मान लो वो क्या कर जाता है, इस बॉन्ड को छोड़ के, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो अब ये जो होल बन गया ना, ये सामने वाले के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको वो डिस्टर्ब करने लगेगा, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने लगेगा। तो जैसे ही ये इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा तो यहाँ आ जाएंगे, ये अब बाहर निकल चुका है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसमें होल बन जाएगा। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संरचना रहती है इसकी, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पे अगर एक को भी गलती से इलेक्ट्रॉन निकलने पाया तो वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया मूव करने के लिए, तो उसकी वजह से तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो होल बन गया ना, ये सामने वाले को क्या करने लगता है, डिस्टर्ब करने लगता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन ये अपने पास खींचने लगता है, तो फिर यहाँ होल बन जाता है। तो ये होल जो होता है, जैसे अपना कोई इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो उस पर प्लस का चार्ज बन जाता है, तो इस होल को अपन लोग पॉजिटिव तरीके से मानते हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस। बट इसके लिए जब सेमी कंडक्टर में बात करते हैं तो पॉजिटिव नहीं बोलते, उसके लिए, उस पॉजिटिव के लिए क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो सेमी कंडक्टर में जो करंट कैरियर होते हैं, यानी कि जो धारावाहक होते हैं, वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है ना। लिक्विड और गैस में कौन होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, धन आयन और ऋण आयन। और जो मेटल के होते हैं या सॉलिड जो कंडक्टर होते हैं उनमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई डाउट, समझ गए ये वाला निकाल। अच्छा ये बताओ, जो सॉलिड स्टेट में जो होते हैं, जो भी कंडक्टर ठोस अवस्था में जो चालक होते हैं, तो उनका जो करंट और कैरियर जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो कहाँ का इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सटर्नल ऑर्बिट का ना, जिसको क्या बोलते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे अपन सॉलिड की अगर बात करें, ठोस की, तो सॉलिड का जो होता है तो वो एटम के जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो परमाणु होता है, परमाणुओं से जो सॉलिड बन मिल के बना हुआ है, तो क्या होता है, जैसे इसका सेंटर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। इसमें प्लस और चार्ज यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसके बाहर जो होते हैं वो ऑर्बिट में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो होता ये है कि जो एक्सटर्नल ऑर्बिट यानी सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, बाह्यतम कक्षा, तो ये बताओ कि करंट फ्लो होने में वही वाले इलेक्ट्रॉन का कैसे भागीदारी आ रही है, अंदर वाले का क्यों नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लो ये मैंने बाहर ले लिया, लास्ट वाला ये बोले कि लास्ट वाला क्यों होता है, हाँ मैंने ये बोला कि ये जो बाहर वाला क्या बोला गया, जो सॉलिड होता है, यानी जो ठोस अवस्था, ठोस
कंडक्टर जो होते हैं उसमें जो करंट कैरियर बनता है यानी कि जो धारा वाहक होता है वो एक्सटर्नल ऑर्बिट का यानी कि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं रहता। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब फोर्स जो कम रहता है। हाँ, ये बाकी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कोलिजन फोर्स ज्यादा रहता है और न्यूक्लियस का भी उस पे अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है। भाई करंट के लिए हमको क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन को मूव कराना होगा यानी चार्ज को मूव कराना होगा, मोशन में लाना होगा, ठीक है ना। तो जब तक क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है। अब प्लस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या मतलब इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। तो प्लस जो होते हैं वो माइनस को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तब जैसे ये देखा जाए तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों में इसका क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है तो इसके इलेक्ट्रॉन में जो इसका अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है इसका, ठीक है ना। और जो अंदर वाले ऑर्बिट होते हैं वो पूरा कंप्लीटली क्या होते हैं? भरे रहते हैं। और दूसरा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा भी है। और वो सर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगाते हैं ना। हाँ, उसी वजह से कंप्लीटली भरे हैं ये, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये स्टेबल होते हैं, अंदर वाले जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो अपना स्टेबिलिटी कभी बिगाड़ना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये जो है अभी पूरा इसका ऑर्बिट नहीं भरा हुआ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है, पहला रीजन हो गया। दूसरा, जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूरी पे होते हैं, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है। समझ में आया? बाहर वाले में इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या है? स्टेबिलिटी यानी जो स्थायित्व है वो क्या है? सबसे कम हो। तो इन दो रीजन की वजह से अब इसमें अगर तुम कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अगर अप्लाई करते हो, कोई भी बाह्य कारक, मतलब जैसे मान लो एनर्जी वगैरह इसको देते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी पा के आसानी से क्या हो जाएगा? अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाएगा। समझ में आए? तो अगर अपन इन दोनों फैक्टर के कारण अब एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से मिली, एनर्जी अगर मिली, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्बिट को छोड़ देगा। क्या कर देगा? छोड़ देगा। और ये मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा। समझ में आए? ठीक है ना। तो ये मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। बस इसी कारण से इसमें केवल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? करंट कैरियर बनते हैं, अंदर वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे ये फ्री हो गया तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ही है कि जो सॉलिड कंडक्टर होता है यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस चालक होते हैं, उनमें जो करंट फ्लो होता है तो वो किसकी वजह से होता है? तो एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, उसमें भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला होता है? सबसे बाहर वाले वाले। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इनके इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को छोड़ के ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? ये बंधे हुए, इनको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो अंदर वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केवल कौन सा वाला करेगा? बाहर वाला, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर। कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, निपटाओ। उनकी स्टेबिलिटी यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे कम होती है। चल, अब ये तो क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से आता है, ठीक है ना। कौन से किस प्रकार के मैटर या किस प्रकार के स्टेट में, कौन सी अवस्था में करंट कैरियर जो होता है वो कौन बनता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? जो करंट फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो मूव कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि न्यूटन का तो नियम पढ़े ही होगे जहाँ तक है। तो न्यूटन एक वही है, बस हम समझ गए। हाँ, न्यूटन ने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या हो? रेस्ट में हो, यानी कि तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में हो तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जा रहा हो, यानी बाह्य बल ना लगे, ठीक है ना। तो मतलब उसका जो मोशन है वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आ सकता,
और अगर मोशन में भी कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि चेंज हो रहा हो बार बार, अगर बार बार चेंज हो रहा है तो मतलब फोर्स उसमें काम कर रहा है। तो मोशन में भी अगर बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है एक समान गति से, तो वो एक समान गति से ही क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और अगर रेस्ट में है यानी रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल ना लगे। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो कैसे हो रहा है, करंट जो फ्लो होता है उसमें कौन सी ऐसी बाहर की शक्ति वगैरह जो है वो काम कर रही है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा हूँ, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या पूछा हूँ। क्वेश्चन है जब नहीं क्लियर है तो आंसर कैसे बतावे लगते हैं जा। हमने ये बोला कि न्यूटन ने ये बोला है कि कोई भी चीज अपने आप अपना मोशन चेंज नहीं कर सकता, अपनी गति को वो परिवर्तित नहीं कर सकता खुद से। यानी अगर रेस्ट में है, जैसे मान लो ये बॉटल वोटल कहीं पे रखा हुआ है, तो वो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल ना लगे, तो 100 साल बीत जाएंगे तब भी वो वैसा ही रखा रहेगा। समझ गए, क्लियर, वही तो बोल रहा हूँ, जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम ना करे। तूफान आ गया तो वो हवा चलेगी तो उसका फोर्स लगेगा ही ना, फिर तो चेंज हो जाएगा। समझ गए। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई अगर एक समान गति करता जा रहा है तो उस पर भी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो वो भी मूव करता रहेगा, ठीक है ना। जैसे फुटबॉल उटबॉल गेंद उन गाड़ी उड़ी को अगर चला के पैडल मार के साइकिल वाइकिल को छोड़ देते, तो कुछ देर बाद जाके रुक जाता है, तो वो किसकी वजह से रुकता है, फ्रिक्शन फोर्स, वही एक्सटर्नल फोर्स। हाँ हाँ, वही एक्सटर्नल फोर्स उसमें कौन सा काम कर रहा होता है, बाय बल, फ्रिक्शन फोर्स। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स एकदम जीरो कर दिया जाए तो मूव करता रहेगा, मतलब आगे जाता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट अपना बन रहा है, जो विद्युत धारा है, तो हमने तो ये तो क्लियर कर लिया कि विद्युत धारा जो होता है वो चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो या फ्लो ऑफ चार्ज। अभी पूरा परिभाषा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये फ्लो ऑफ चार्ज है यानी आवेश का प्रवाह। तो आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो अपने आप तो हो नहीं रहा होगा। तो ऐसा कौन सा वजह है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या चार्ज वगैरह फ्लो होते हैं, या ये बोल सकते हो जिसकी वजह से हमको करंट मिलता है। ऐसा कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर उस पर काम कर रहा हो, या जब तक वो फैक्टर ना लगाया जाए या यूज ना किया जाए तब तक वो करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो कंडक्टर है कि हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर करंट फ्लो नहीं कर सकता कब तक, जब तक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो। है फ्री इलेक्ट्रॉन भी, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। ये जो नॉर्मल तुम लोग ये जो लोहे वोहे का देखते हो ना, सर्किट जब तक क्लोज ना हो वो क्लोज भी है। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, ये मेन है पोटेंशियल डिफरेंस, विभव में अंतर। जब तक आप दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस यानी विभव में अंतर नहीं बनाओगे तब तक करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। समझ में आया। तो जो अपन लोग ये बैटरी वैटरी लगाते हैं सर्किट में, काहे के लिए लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए होता है, विभवांतर बनाने के लिए। जो जब पंखा उंखा चालू करना होता है, जब फैन वैन चालू होता है, तो उसका प्लग जो लगाते हो, दो ठो होल में जो प्लग उसका जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक तो 0 वोल्ट में रहता है, एक तो 240 वोल्ट में। उन दोनों सर्किट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, 240 वोल्ट है, एक तो 0 है, दूसरा 240, कितने का बन गया। तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, फ्लो रहा है। जैसे ही आप वो प्लग बाहर ले लेते हो तो उस दोनों का पोटेंशियल 0 हो गया। तो पोटेंशियल में डिफरेंस यानी विभव में अंतर बना ही नहीं, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है ना। यानी कि जो करंट फ्लो करना है अपने को, किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज को फ्लो कराना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस का वो नहीं फ्लो हो सकता। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। यानी विभवांतर, ठीक है ना। दो पॉइंट के बीच में, जिस भी दो पॉइंट के बीच में अगर करंट फ्लो करना हो तो तुमको उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा। यानी कि एक को हाई पोटेंशियल में रख लो और एक को लो पोटेंशियल में, ठीक है ना। ये भी ए ग्रेटर देन मान लो भी भी। अरे जैसे वो नहीं कर रहे थे पानी वानी वाला जो कर रहे थे, दो बर्तन ले लो, एक का लेवल ज़्यादा कर लो और एक का लेवल कम। अब दोनों को अगर अपन क्या कर देते हैं, एक पाइप से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर, यानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले में क्या हो जाएगा, पानी क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से करंट के लिए भी होता है। तो करंट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लेवल का काम कौन करता है, ये तो पता ही है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में या विद्युत के क्षेत्र, विद्युत के पूरी दुनिया में जो भी इसका है, तो उसमें लेवल का काम, जैसे पानी का लेवल समझाया था, तो लेवल का काम कौन कर रहा है यहाँ पे,
पोटेंशियल, ठीक है ना, समझ गए। तो जब दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस बनाओगे, विभवांतर बनाओगे, तभी क्या होगा, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, ठीक है। और कब तक फ्लो होता है, दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अगर बैटरी तुम कंटिन्यू लगा, बैटरी पूछा जाता है बैटरी क्यों लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जो होता है, आप जो किसी भी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करना होता है तो उसके लिए बैटरी क्यों लगाया जाता है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नहीं, कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए, समझ गए। बैटरी जब खत्म हो जाती है, बोलते हो कि बैटरी खत्म हो गई, तो एक्चुअली में उसके दोनों साइड का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना पाता, विभवांतर नहीं बना पाता। फिर वो अंदर की कहानी जो है उसका केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, बैटरी के अंदर का, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उस अभिक्रिया द्वारा वो क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रोड में यानी प्लस और माइनस साइड क्या बनाता है, एक को हाई पोटेंशियल में रखता है और एक को लो पोटेंशियल में। तो जो बैटरी अपन लोग लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करने के लिए, तो वो काहे के लिए होता है, कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करने के लिए, लगातार विभवांतर बनाए रखने के लिए। क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट, चलो निपटाओ इसको। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यानी चार्ज का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर, कौन सा ऐसा बाह्य कारक है जिसकी वजह से विद्युत धारा जो होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है। तो अपने आप तो कोई नहीं होता, ये तो पहले ही आप जानते हो, ठीक है ना। तो किसी भी चार्ज, किसी भी पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई ना कोई बाह्य बल उस पर क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपने को एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में किसकी ज़रूरत पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। जिन दो पॉइंट के बीच में, यानी यहाँ पे कोई वायर वगैरह है मान लो, तो जिन भी दो पॉइंट के बीच में करंट आपको फ्लो करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या बना दो, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक को हाई पोटेंशियल उच्च विभव में कर दो और एक को लो पोटेंशियल निम्न विभव में कर दो। तो जो बैटरी अपन लोग लगाते हैं तो उसका काम यही होता है, लगातार पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए, लगातार विभवांतर बनाए रखे, ताकि आपको कंटिन्यू करंट क्या होता रहे, मिलता रहे, ठीक है ना। जैसे ही बैटरी हटा दोगे तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि बैटरी हटाते ही दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हो जाता है जीरो, यानी बराबर। दोनों बिंदुओं, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, विभव जीरो हो जाता है, तो दोनों साइड बराबर हो गया ना। अब जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो फिर कहाँ से करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं करंट के डायरेक्शन की। जो करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है करंट के फ्लो होने का, ठीक है। तो है, किसी को पता है, हाँ, अरे डायरेक्शन, यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं होता है। चलो इधर देखो, अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, अरे ये तो बनत रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, बताओ कौन कह रहा है, क्या बोल रहा है, ये क्लोज होता है इसमें ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और ये इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, करंट के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज रहता है ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया। और कोई, सर्किट में क्लोज सर्किट, यहाँ पे एक कंडीशन है, क्लोज सर्किट जो है वो क्या रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए, परिपथ जो है बंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला मैंने, वह बंद परिपथ, वह बंद परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट, ठीक है ना, जिसमें विद्युत धारा क्या हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो, इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा हो वो फ्लो हो रहा हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल एप्लियंस भी क्या रहेंगे, लगे रहेंगे, मतलब कि कोई विद्युत उपकरण वगैरह जैसे पंखा, कूलर, लाइट, कुछ भी जोड़ जाए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इसके लिए दोनों कंडीशन जरूरी, कोई अगर एक कंडीशन बस बोलोगे तो गलत हो जाएगा। पहला क्लोज भी होना चाहिए, दूसरा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी होना चाहिए। ये नहीं कि खाली बोलो कि क्लोज है तो वो बन जाएगा उसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। मैं एक तो इंसुलेटर ले लूँगा, यानी विद्युत का कुछ अलग पदार्थ, यानी रबड़ वबड़ धो के जोड़ देता हूँ, मन करंट फ्लो हुई, परिपथ तो उसका सर्किट तो क्लोज है बना है। तो केवल ये एक कंडीशन बस इसके लिए पर्याप्त नहीं है, दोनों जरूरी है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो समझ गए। चलो अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो बोले अभी, अपने को इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट अपन ले लेते हैं,
और कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अपने को बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लेता हूँ यहाँ पे ये अपने पास इलेक्ट्रिक सर्किट है ए बी, और इसमें मान लो कुछ भी लगा दो, हो गया, एक तो बल्ब लगा देता हूँ, ये लो। अब इसमें लगा दे तो क्या, बैटरी। अब बैटरी का सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखना, जो बैटरी बनाई जाती है जो प्लस वाला होता है ना उसको बड़ा लाइन में रखा जाता है, और जो माइनस वाला होता है उसको छोटी लाइन में रखा जाता है, ठीक है ना। यानी ये प्लस वाला टर्मिनल है, सिरा प्लस वाला सिरा है, और ये माइनस वाला निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अभी इसी के आगे एक तो वो भी लगा दो, क्या बोलते हैं, स्विच वगैरह, यानी पता चला कि स्विच नहीं लगा है तो जाके छू दी है तो फ्लो हो रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा तुम पोटेंशियल डिफरेंस बनाने लायक रहोगे नहीं, ठीक है। तो ये स्विच क्या करते हैं, जैसे ये स्विच है ना, तो इसको जैसे ही आप क्लोज करते हो, मतलब सर्किट यहाँ पे क्विक स्विच देखो, एक ये वाला जो है, ये जो स्विच आपको दिख रहा है ये क्या बताता है, ये ऑन है, और अगर बीच में डॉट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑफ है। क्लियर, सिंबल ध्यान रखे रहना। बीच में अगर पॉइंट लगा है, जैसे मान लो ये अभी नहीं, मान लो नहीं लगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑफ है, और जैसे ही आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया मतलब ये ऑन हो गया, मतलब सर्किट आपने क्लोज कर दिया है, बंद। जैसे स्विच, जैसे मान लो बटन चालू करते हैं अपन, तो जैसे बटन को ऑफ करते हो ना, तो एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे एक, मतलब जो बटन लगा रहता है तो उसमें ऐसे एक ऐसे स्विच आ रहता है ये, तो जैसे तुम इसको चालू करते हो तो ये जाके इससे कनेक्ट हो जाता है, तो वो चालू हो जाता है, और जैसे तुम इधर वाला बटन दबाते हो ये, तो ये वाला कनेक्शन टूट जाता है, तो वो सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। बट जो स्विच वगैरह शो किया जाता है वो किस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से। तो डॉट जो लगा है वो क्लोज वाला है यानी ऑन वाला है, और जो जिसमें डॉट नहीं लगा मतलब वो ओपन सर्किट का है यानी ऑफ का है। ये क्लोज, ऑन मतलब क्लोज सर्किट है ना, और ऑफ यानी क्या हो गया, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ। कोई डाउट, ठीक है, क्लियर, चलिए। अब ये तो पढ़े हो गए, इसको अगर इमेजिन करना है करंट का डायरेक्शन, तो वही हाई लेवल से पानी का लो लेवल में अगर अपन कनेक्ट करते हैं तो पानी किधर से किधर जाता है, तो इसमें भी वही होगा। अगर मान लो मैंने ए का ये जो प्लस वाला है, तो प्लस वाला टर्मिनल पता ही होगा ये पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाता है, धनात्मक विभव, और माइनस का चार्ज जिसमें होता है, जो माइनस वाला होता है वो निगेटिव पोटेंशियल होता है। अब पॉजिटिव पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव पोटेंशियल से क्या होता है, बड़ा होता है, ये तो क्लियर ही होगा। यानी कि इधर साइड वाला जो ए है ये काहे में है, ये हाई पोटेंशियल में, और जो बी है वो काहे में है, लो पोटेंशियल। तो करंट जो होगा वो किधर साइड फ्लो होगा, समझ गए। अब ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये, क्लियर, कोई डाउट। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर से जाता है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर साइड होगा, कोई दिक्कत। यानी कि अपन अगर बोलें कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव। अब बैटरी लगाए हो तो उच्च विभव में हाई पोटेंशियल रहता है, तो प्लस से माइनस की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो है ना, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर। अब करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखा जाए, बोला जाए तो क्या बोलोगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो करंट और इलेक्ट्रॉन के फ्लो यानी प्रवाह का जो डायरेक्शन होता है, दिशा, वो क्या हो जाता है, अपोजिट होता है, यानी कि विपरीत होता है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। ठीक, तो पहले निपटाओ इसको, चलो। अच्छा चलो ये बताओ कि जो करंट का भी डायरेक्शन क्लियर हुआ है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, वो तो चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है ना। वो तो अपन एक तो लॉजिक लगा लिए कि पानी जो है वो हाई लेवल से लो लेवल, वहीं पर याद रखे रहो, याद रखने का तरीका है। बाकी रियल रीजन क्या है इसका, वो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो आप बनाए हो, तो है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस ही, लेकिन फिर तो वही बोल रहा हूँ, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तब तक मूव नहीं कर सकते, मतलब वहाँ कोई फोर्स लग रहा है चार्ज पे। पोटेंशियल डिफरेंस आप बनाए हो, जब विभवांतर अपन बना देते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, वो सब जितनी भी चीज़ें अभी पॉइंट पढ़े वो सिर्फ डायरेक्ट याद रखने के लिए। बाकी अगर रीजन पूछ लिया जाए, कारण कि वो प्लस से माइनस की तरफ या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही क्यों जाता है, करंट का जो फ्लो बताया जाता है वो हाई से लो की ओर ही क्यों बताया जाता है, ठीक है ना। तो वो तो एक तो याद करने का तरीका हम बना लिए कि हाई पोटेंशियल मतलब पानी ऊपर है, लो पोटेंशियल यानी पानी नीचे है, ऊपर से नीचे पानी जाएगा तो करंट भी वहीं से जाएगा। बाकी वो रियल रीजन वो नहीं, वो सिर्फ याद करने के लिए है,
ठीक है। बाकी ये बोल सकते हो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बट अब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ही क्यों होता है, ऐसा क्या है? अभी मैंने क्या बोला था कि न्यूटन ने क्या बोला था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल ना लगे किसी भी पार्टिकल पर, तब तक वो अपना मोशन यानी गति में चेंजेस नहीं कर सकता। तो जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी तो जो वायर था, तो वायर में जो इलेक्ट्रॉन है मान लो वो रेस्ट में है, और जबकि रेस्ट में नहीं है, पहले भी बता दे रहा हूँ, अभी सिर्फ समझने के लिए। वायर में भी मोशन करते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और वो मूव भी करते हैं, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है, ठीक है ना। वो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक, तब समझ में आएगा। फिलहाल अभी ये समझो कि ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, ठीक है ना। जो मेटल होते हैं उनके पास काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो धातु होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर उनके पास काफ़ी सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने कोई एक्सटर्नल फैक्टर इस पर अप्लाई नहीं किया, मतलब ना मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अभी बनाया ही नहीं। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, बैटरी लगाऊंगा, तो एक को मैं क्या कर दिया हाई पोटेंशियल में, और एक को मैंने क्या कर दिया लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल यानी प्लस वाला जो है वो हाई पोटेंशियल में है, माइनस वाला जो है वो लो पोटेंशियल में है, ठीक है। ये लो स्विच लगा दो ये। अब जैसे अपन बोलते हैं, तो ये बताओ जो मेटल है, अभी मैंने क्या बताया कि जो वायर वायर होते हैं यानी जो धातु होते हैं उसमें कौन फ्लो होता है, करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, सॉलिड कंडक्टर में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी बात करो, ये उधर से उधर ही क्यों जाएगा, इसमें ऐसा क्या काम कर रहा है, कौन सा फोर्स ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से ये उधर से उधर मूव करेगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। हाँ, वो पोटेंशियल डिफरेंस जब बना देते हैं तो मूव कर जाता है, वो बोला तो कि इसको याद रखने के लिए, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो तो अपन खाली एक ऊपर का हेडिंग आप पकड़ लिए ना कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जब बना देंगे तब मूव कर जाएगा, लेकिन इसके पीछे का एक फैक्ट, एक लाइन और तो याद रखो, क्या बोला, जब तक किसी भी कोई भी पार्टिकल अपने आप मूव नहीं कर सकता जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल ना लग रहा हो। तो वो अपन पोटेंशियल डिफरेंस बना दिए, उसी की वजह से इस पर फोर्स लगने लग गया है, इसलिए मूव कर रहा है। अब वही फोर्स के बारे में पूछ रहा हूँ कि इसमें कौन सा फोर्स किधर साइड कैसे क्यों लग रहा है, जिसकी वजह से ये उधर साइड मूव कर रहा है। अगर ये हाई पोटेंशियल है हाँ, वो लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। वो तो अपन याद कर लिए हैं डायरेक्ट, क्यों हो रहा है वही पूछ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा फोर्स, क्या बोला, कोई भी पार्टिकल अपने आप मूव नहीं कर सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बाह्य बल। तो मैं इसमें पूछ रहा हूँ, इसमें इस इलेक्ट्रॉन को ए से बी की ओर, ये तो कंफर्म है ना कि ए से बी की ओर जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो कौन सा फोर्स इस पर काम कर रहा है, कौन से बल के कारण ये प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। चलो वो भी ठीक है, माइनस है तो ये माइनस में जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर ए से बी की तरफ थोड़ी आएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर साइड आएगा, उल्टा बता दिए। करंट जो जाता है वो ए से बी की ओर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपोजिट आता है इधर से इधर की ओर, ठीक है ना। और फिर करंट को इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन को जो मूव कर रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, फोर्स मैंने पूछा किस फोर्स की वजह से, तो क्या बोले अट्रैक्शन फोर्स। ये जो प्लस है वो उस माइनस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो अट्रैक्शन फोर्स जो बना है, जैसे बैटरी से जोड़ दिए हो तो एक्चुअली में क्या कर दिए हो, ये जो पॉइंट ए और बी है ना, ये वाला जो है वो प्लस से कनेक्ट है, इसको मान लो ऐसे पॉजिटिव मान लो, और वो वाला जो है वो माइनस से कनेक्ट है, इसको मान लो नेगेटिव में मान लो। अब जैसे ही एक जगह पे प्लस और माइनस बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। अब ये पढ़े ही होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर लाए, विद्युत क्षेत्र में अगर हमने कोई भी आवेश गलती से भी उसके अंदर अगर आवेश ले गए, तो उस चार्ज पर फोर्स लगने लगेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सीधा सा मतलब है कि वो किसी न किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, विदाउट आवेश का तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं। अब इसके एरिया में जब तुम कोई दूसरा चार्ज ले जाओगे तो सीधी सी बात है ये अपना प्रभाव दिखाएगा ही उस पर, यानी ये उस पर फोर्स लगाने लगेगा। आई बात समझ में। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव आयन पर यानी विद्युत क्षेत्र में जो ऋण आवेश होता है उसमें किधर साइड बल लगता है, अब प्लस आवेश में किधर साइड लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, अगर उसके अंदर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज ले जाके रखूँ तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, और निगेटिव को ले जाके रखो तो हाँ, तो पॉजिटिव में किधर साइड फोर्स लगेगा, पॉजिटिव से निगेटिव साइड। अब निगेटिव में है ना, मतलब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बीच में जो बन गया एक्चुअली में रियल कारण ये है
जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं तो एक्चुअली में एक को हाई पोटेंशियल और एक को लो पोटेंशियल, मतलब एक को पॉजिटिव बैटरी है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, जैसे ही प्लस माइनस एक साथ दोनों आ जाते हैं तो बीच उनके बीच में क्या तैयार हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, तो विद्युत क्षेत्र में जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके अंदर अगर आप कोई प्लस चार्ज ले जाके रखोगे तो प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर कोई माइनस चार्ज ले जाके रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। आया समझ में? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो प्लस से माइनस की ओर, और है इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो पॉजिटिव आयन बना है एटम को छोड़ के, जो इलेक्ट्रॉन आ गया है बाहर, तो वहाँ पॉजिटिव आयन बन गया है, प्लस आवेश बन गया है, धन आयन बन गया, उस पर भी फोर्स लगता है इधर की ओर, इधर प्लस से माइनस की ओर, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता। सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, ठोस की। तो मूव कौन कर सकता है? केवल इलेक्ट्रॉन। इसलिए मोशन में केवल कौन आ पाता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नहीं आ पाता। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किधर साइड? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है ना? अब फिर जो बोला जाता है करंट, जो बोल दिया जाता है वो इसके अपोजिट। एक्चुअली में करंट का डायरेक्शन प्लस के डायरेक्शन में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि जिधर साइड पॉजिटिव आयन मूव करेगा वही अपना करंट का डायरेक्शन करेगा। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि पहले जब इसके बारे में, करंट के बारे में करंट के बारे में जब बताया गया है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे, केवल किसके बारे में जानते थे? प्रोटॉन के बारे में, प्लस के बारे में जान पाए थे वो। ठीक है ना? जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताते थे तो उन्होंने पॉजिटिव के डायरेक्शन में क्या कर दिया, बता दिया करंट को। फिर जब बाद में इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में पता चला तो इसमें पता चला कि करंट पॉजिटिव की वजह से नहीं, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लें, वो बताया जाता है, बाकी वो सही नहीं है। सॉलिड में यानी जो वायर वगैरह होते हैं, जो ठोस कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर होते हैं, जो ठोस चालक होते हैं, उसमें करंट प्लस की वजह से, प्रोटॉन की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। पर जो बोल दिया जाता है कि इसमें करंट जो होता है वो प्लस की वजह से, यानी जिधर साइड पॉजिटिव आयन का डायरेक्शन होगा फ्लो का, उधर ही साइड करंट को माना जाए। पर करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आया कि फिर बाद में वो अपना पूरी थ्योरी गलत नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितनी चीज़ें बताए थे सब सही बता रहे थे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में ना पता होने के कारण उन्होंने प्लस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पूरी कहानी बना दी। और इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव कर ही नहीं पाता है, मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो उन्होंने अपनी थ्योरी ना गलत करके सिर्फ एक पॉइंट और ऐड कर दिया, उन्होंने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट डायरेक्शन। तो उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, तो करंट जो होगा वो प्लस से माइनस। बाकी क्लियर है ना? पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ करंट नहीं फ्लो हो, किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है? क्लियर, कंफर्म हो गया? ठीक, तो निपटाओ। यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये फोर्स, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना? स्थिर वैद्युत बल। तो ये फोर्स यहाँ पे इस पे काम कर रहा है। और फॉर्मूला तो पता ही होगा फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो जितने का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में बनेगा, अब क्यू मतलब चार्ज है, तो अगर पता करना हो कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है तो फॉर्मूला लगा दो क्यू इंटू ई का। समझ गए? क्लियर, कोई दिक्कत? तो क्लियर हो गया ना कि ये जो फोर्स, मतलब जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा था जिसकी वजह से मूव कर रहा है वो कौन सा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बनाए तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगने लग जाएगा। तो जब तक बैटरी नहीं लगा रहे थे तब तक क्यों नहीं मूव कर रहा था? समझ में आया? क्योंकि उसको फोर्स लगाने वाला कोई है ही नहीं वहाँ पे, इसलिए वो नहीं मूव कर पा रहा। जैसे ही बैटरी लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड बना, अब फोर्स उस पर काम करने लग गया, उस फोर्स की वजह से वो मूव करने लग गया। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है ना? तो कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स कौन सा है? ये एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है? तो यहाँ पे एक आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना? बैटरी का बता देगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी बन रही है, इसके बीच में तो बताओ कि जो क्या फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, किस फोर्स से वो मूव कर रहा है। समझ गए? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेंगे और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो ये ले लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे एफ इक्वल टू क्यू। ठीक, कोई डाउट? चलो, ये सारी बेसिक पॉइंट जो है वो अपना कवर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन बनाया गया, रियल डेफिनेशन, वो क्या है। एक्चुअली में जो बोला जाता है फ्लो ऑफ चार्ज बोला जाता है, कि फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आपको लगाना पड़ेगा, जब अपन फ्लो ऑफ चार्ज बोल देंगे ना, यानी कि सिर्फ इतना बोलेंगे कि आवेश का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई है। मतलब मैं कब तक की बात करूँ, करंट तो भाई अब मैं बैटरी लगा दूंगा,
अब करंट तो जब तक बैटरी लगी रहेगी तब तक फ्लो होती रहेगी, जब तक बैटरी अपन लगाए रहेंगे या बोल रहे जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक करंट फ्लो होगा। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूँ? समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं खाली इतना वर्ड बोलता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट मतलब इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो ये गलत है। कोई भी डेफिनेशन आप जब बनाते हो तो मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन विदाउट, जब तक प्रॉपर्टी अगर उसकी चेंज होगी आप उसका डेफिनेशन नहीं बना सकते, आपको प्रॉपर्टी कांस्टेंट करनी पड़ेगी। कांस्टेंट प्रॉपर्टी नियत गुण का ही आप डेफिनेशन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जो बार बार पलट जा रहा हो तो उसका डेफिनेशन नहीं बन सकता। तो जो अपन बोल रहे हैं ना कि केवल इतना जो बोल रहे हैं फ्लो ऑफ मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो खाली इतना बोलोगे तो मतलब यहाँ पे आप लिमिट नहीं लगा रहे हो। मैं बैटरी लगा दिया, अब मैं बैठा हूँ और वो इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो कर रहा है, तो उसको अपन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे एक लिमिट लगाना पड़ेगा, वो है टाइम की लिमिट। हम कब तक का बताएंगे? वैसे तो भाई पूरा दिन बैठा रहूँगा, पूरा दिन करंट फ्लो होगा, मैं कैसे बताऊँगा कितना करंट कैसे फ्लो हो रहा है? भाई सुबह से बैठ जाऊँगा, वो 1 एम्पियर से चालू करेगा, रात भर में पता नहीं कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर जाएगा। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि अपन किसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाए? तो वहाँ कोई लिमिट ही नहीं लग रही, तो पहले तो लिमिट लगाओ, और लिमिट किसकी लगानी पड़ती है? टाइम की। तो क्या बोला गया? पर यूनिट टाइम पर, प्रति एकांक समय में जितना चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक करंट, तो जितना चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, प्रति एकांक समय में जितना चार्ज यानी कि आवेश प्रवाहित होता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। अब वो चार्ज भी कैसे, थोड़ा सा देख यहाँ पे समझ लेना डेफिनेशन ऑफिनेशन के लिए। ये जैसे अपने पास क्या है, कोई एक कंडक्टर है, ठीक है ना, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इधर साइड से आएगा, माइनस से प्लस की ओर। करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर बताया जाता है। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज अपन बोल रहे हैं ना, वो ये है, ये चार्ज ये है इलेक्ट्रॉन, वो इधर से आ रहा है माइनस से प्लस की ओर आ रहा है। तो अपने को यहाँ पे ये फाउंडेशन, अब ये देखो थोड़ा सा, ये जिस वायर में ये फ्लो हो रहा है, जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इसको ये जो आपको ये जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है ना, इस करंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस वाले, जैसे ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, तो जो इसके अंदर मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो माइनस से यानी इस वाले जगह से इधर साइड आएगा। इस वाले हिस्से को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अपने जो मतलब जो डेफिनेशन बोलोगे उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी ऐड रहेगा। तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोला जा रहा है किसको, ये भी ध्यान रखते रहना। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या बोलोगे आप यहाँ पे कि किसी भी वायर के या किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये बोलना जरूरी है यहाँ पे, उसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वायर का। जैसे मान लो वायर पतला है तो क्रॉस सेक्शन एरिया पतला रहेगा, वायर मोटा रहेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज़्यादा रहेगा। तो करंट तुमको किस में ज़्यादा मिलेगा? जो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा चार्ज क्या हो पाएंगे, फ्लो हो पाएंगे। तो वो शब्द समझ में आया कि डेफिनेशन में क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों ऐड होगा? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होता है। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में यानी प्रति एकांक समय में फ्लो होने वाले चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। तो क्या बोलोगे करंट का कि किसी भी कंडक्टर यानी कि चालक के क्रॉस सेक्शन, सब शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय यानी पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक समय यानी पर यूनिट टाइम में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा क्या हो रही है, अमाउंट फ्लो हो रही है, कहाँ से? क्रॉस सेक्शन एरिया से। वही क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो अब जरा बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? क्या बोला? पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना भाई। प्रति एकांक जब बोला जाता है, पर यूनिट बोला जाता है, तो जिसके लिए भी पर यूनिट वर्ड लगता है वो हमेशा फॉर्मूले में कहाँ आता है? बटे में आता है। तो अपन किसकी परिभाषा बता रहे हैं? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का। अब क्या बोला? पर यूनिट टाइम में, तो पहले ही डिवाइड में क्या लगा लो? टाइम लगा दो। और फिर क्या बोला? पर यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाला अमाउंट ऑफ चार्ज यानी अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं? आवेश की मात्रा को।
ये अपना बन गया क्या फॉर्मूला, I = Q/P, ठीक है ना। यहाँ पे एक डेफिनेशन और बोला जाता है, वो ये, जब भी किसी के फॉर्मूले में अगर डिवाइड में टाइम आ जाता है तो उसके लिए रेट वर्ड यूज करता है। क्या यूज करता है? रेट। यानी ये पर यूनिट टाइम ना बोल के, प्रति एकांक समय ना बोल के, वो इस पूरे की जगह पे पर यूनिट टाइम की जगह रेट बोल देगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये दूसरा डेफिनेशन, दोनों में कोई डिफरेंस ना हो, है वही है, बस पर यूनिट टाइम के वर्ड की जगह उसने क्या यूज कर लिया? रेट। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है ना, तो समझ गए? ठीक है, पहले परिभाषा